हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, तो जिसमें यूनिट फर्स्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन उसका कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। साथ ही भी बताया था कि ईओक्यू जो होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो अगर आपने यूनिट वन की वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उसके 2 पार्ट हैं। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा करके कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब हम इसका यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, यानी कि सामग्री हेतु लेखांकन के कैसे किया जाता है। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो आप लोगों को पता होगा हीफो, लिफो, फीफो, मेन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थ्योरी तो आती ही है हर बार एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सामग्री हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। तो जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो कॉस्ट है उसका हम लेखांकन करें, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि किसी वस्तु को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आई है, तभी उसमें हम प्रॉफिट ऐड करके सेल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जब सामग्री की बात होती है, क्योंकि किसी भी वस्तु की या किसी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो मटेरियल होता है। तो मटेरियल के बारे में ये जानना कि कितना मटेरियल है, किस उस प्राइस पर उसको लिया गया है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया गया है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि निर्गत सामग्री का मूल्यांकन, यानी कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। जो भी मटेरियल इशू किए जाते हैं स्टोर्स को, क्योंकि वस्तुओं को बनाने हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए इशू किया जाता है मटेरियल, तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, प्राइसिंग कैसे की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी सामग्री, सारा मटेरियल एक साथ ही परचेज़ किया गया हो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ईओक्यू में हमने पढ़ा था कि एक 10 ऑर्डर्स पर ईयर निकल के आते हैं। ईओक्यू निकालने के बाद जब ऑर्डर पर ईयर आप जब निकालते हैं तो वहाँ पर होता है कि कई ऑर्डर्स होते हैं। तो हो सकता है कि पहले की सामग्री बची हुई हो, जो हम कई बार जो है और परचेज़ कर रहे हो, तो सबकी वैल्यूएशन क्या हो, अलग अलग हो। आज हमने 100 रुपीज़ पर यूनिट पर परचेज़ किया है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद 120 रुपीज़ पर परचेज़ हो रहा हो। मूल्य बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। तो इसलिए हो जाता है कि अलग अलग उनके प्राइजेस हो जाते हैं। तो इसमें पहली मेथड जो होता है वो हो जाता है लागत मूल पद्धतियाँ, कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में ही आपका आ जाता है फीफो, लिफो, हिफो, या फिर बेस स्टॉक प्राइस, या फिर स्पेसिफिक प्राइस। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, कॉस्ट प्राइस मेथड्स में। दूसरा हो जाएगा औसत मूल पद्धतियाँ, एवरेज प्राइस मेथड। इसमें हो जाता है सिंपल एवरेज प्राइस, और दूसरा हो जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। फिर आ जाता है मार्केट प्राइस मेथड, इसमें आ जाती है रिप्लेसमेंट प्राइस, उसका आ जाता है रियलाइजेबल प्राइस। उसके बाद आ जाता है नोशनल प्राइस मेथड, यानी कि वैचारिक मूल पद्धतियाँ। तो उसमें स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा और हो जाएगा इन्फ्लेटेड प्राइस। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग को भी पता है फीफो, लिफो और हीफो के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं कि लागत मूल्य पद्धतियाँ क्या हैं, कॉस्ट प्राइस मैथड्स क्या हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा इसमें, वो हो जाता है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से क्या क्लियर हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वही पहले जाएगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो फीफो पद्धति में क्या होता है कि जो सामग्री सबसे पहले आती है स्टोर में, वही सामग्री को ही पहले निर्मित किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि अप्रैल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर 1 अप्रैल को कोई मटेरियल हमने ये समझ लीजिए कि 300 यूनिट्स का परचेज किया है, उसके बाद हमने 7 अप्रैल को दूसरे 200 यूनिट्स का परचेज़ कर लिया। उसके बाद 10 अप्रैल को हमने 200 यूनिट्स को और परचेज़ कर लिया। अब जब इशू करने की बात आएगी कि किसी स्टोर को हमें इशू करनी है मटेरियल, तो सबसे पहले हम कौन सी इशू करेंगे, जो 300 हमने यूनिट्स को परचेज़ किया था, उन यूनिट्स को हम सबसे पहले इशू करेंगे। उसके बाद 200, फिर बाकी के 200 आएंगे। तो यहाँ पर अगर 300 की वैल्यू हो जाएगी 8 रुपीज़ पर यूनिट पर आपने किया है, 200 को आपने 10 रुपीज़ पे किया है, और 10 है, और जो उसके बाद 10 अप्रैल, अब उसके बाद आपने जो 200 किए थे उसको 20 यूनिट्स पर किया था, आपने 20 रुपीज़ पर यूनिट्स पे किया था। तो सबसे पहले जो इशू होंगे, यहाँ प्राइस से मतलब नहीं है, यहाँ देखना आपको ये है कि जो पहले आया है, तो 300 यूनिट्स आपने जो पहले किए थे उसको ही आपको पहले इशू करना होगा। वही हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो समझ लिया हमने कि क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कब इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ जो किया जाएगा
जब मार्केट में बाज़ार में जो मूल्य होंगे वो प्राइसेस गिर रहे होंगे, तब इस पद्धति का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूर्व में जो ऊँची दर पे हमने पहले जो हाई रेट पर परचेज़ किया था, तो उसकी क्या होगी, लागत ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारे स्टॉक बचा हुआ होगा वो वर्तमान मूल्यों को दिखाएगा। इसलिए किया जाता है कि जो पहले आई है सामग्री उसे हम पहले ही निर्मित करते हैं। तो इसका यूज़ वहीं करते हैं जहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो गिर रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि सामग्री की खपत धीमी होगी, तब इसका हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि इस पद्धति के गुण क्या हैं। तो गुण क्या हो जाएंगे कि ये पद्धति सरल है, इसमें गणित का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। तार्किक पद्धति है कि जो पहले आए उससे पहले ही निर्मित करना चाहिए। क्रय मूल्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्पाद इससे क्या होगा, क्रय मूल्य का प्रयोग करने से लागत जो होती है शुद्ध होती है, सही निकलती है। स्टॉक बाजार मूल्य पर होता है, क्योंकि जो बचा हुआ आपने जो पहले क्या आई थी उसको निर्मित कर दिया, और जो अभी बचा हुआ आपके पास स्टॉक होगा वो करंट का होगा, तो उसका प्राइस वही हो जाएगा जो मार्केट में चल रहा होगा। फिर आ जाता है गिरते मूल्य में उपयोगी, कि जब मूल्य निरंतर गिर रहे होते हैं तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है इसके अवगुण पर कि क्या डीमेरिट्स होती हैं, कि लागत में भिन्नता की समस्या, क्योंकि ये रहता है कि करंट रेट अलग चल रहे होते हैं और हमने जिस मूल्य पर अपने जो स्टोर्स को इशू की होती है सामग्री, उसकी वैल्यू मूल्य जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो दोनों में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, तो तुलना करना, कंपेरिजन करना मुश्किल हो जाता है। मूल्य बढ़ने पर अनुपयोगी है, कि अगर एकदम से बाजार में मूल्य बढ़ने लगेंगे तो इस पद्धति के लिए ये उपयुक्त नहीं होगी, इसका यूज़ नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है यदि मूल्य परिवर्तन अधिक होता है, अगर बार बार मूल्य चेंज हो रहे हैं, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, तो भी क्या होती है ये वाली पद्धति, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क बढ़ जाता है। फिर आ जाएगा कि लागत एवं बाजार मूल्य में अंतर, वो पहले ही समझ लिया आपने कि किस तरह से अंतर होता है, क्योंकि जो करंट की होती है वो तो स्टोर्स में ही रखी हुई है, और जो बहुत पहले की उसको हमने निर्मित कर दिया है, तो जो मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं हो सकता है उससे जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हो तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। फिर आता है सामग्री संग्रह की समस्या, क्योंकि हमें मूल्यों को अलग अलग दिखाना है, इसलिए सामग्री को भी हमें अलग अलग रखना होता है, इसलिए इसकी भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो ये हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसके देख लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल के बारे में। स्क्रीन पे आप फॉर्मेट देख रहे होंगे इसका, कि किस तरह से बनाया जाता है। एक इलस्ट्रेशन मैंने दिखाया आप लोग को, सिर्फ इसलिए कि आप ये लोग समझ सके कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाते हैं। नेम ऑफ मटेरियल डाला जाता है, बिन कार्ड नंबर है, क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको लिखनी है, नहीं दे रखी तो आपको नहीं लिखनी है। सबसे ऊपर पड़ जाएगा स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ दे रखा हो क्वेश्चन में वो आएगा। मैथड कौन सा मैथड है, आप यहाँ पर फीफो यूज़ कर रहे हैं तो फीफो डाल दीजिएगा। उसके बाद 4 मेन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा डेट का कॉलम, फिर दूसरा आएगा रिसिप्ट का, तीसरा हो जाएगा इशू का, और चौथा हो जाएगा बैलेंस का। तो डेट के कॉलम में जो डेट वाइज आपको दे रखा हो क्वेश्चन में वो आपको डालना है। रिसिप्ट के कॉलम में यूनिट, रेट और अमाउंट, ये 3 कॉलम हो जाएंगे, यही इशू के कॉलम में भी होंगे, यूनिट, रेट और अमाउंट। उसके बाद बैलेंस के कॉलम में आपका आ जाएगा यूनिट, रेट और अमाउंट का, 3 तरह आ जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा आपका फॉर्मेट। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल और देखेंगे कि उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फीफो मेथड में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इसमें 6 नंबर जो दे रखा है आपकी बुक में, जो भी दे रखा हो, निम्न विवरण से जनवरी 2010 जो भी डेट दे रखी होगी आपकी बुक में, पहले आना पहले जाना पद्धति से सामग्री का निर्गमन मूल्य दिखाते हुए स्टोर्स खाता बही तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर्स लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2010 शोइंग मटेरियल इशू प्राइजेस ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। यहाँ पर रिसिप्ट दे रखी है जिसमें कि डेट, क्वांटिटी और रेट दे रखा है, और इसी तरह इशू दे रखा है, इशू में भी आपको डेट दे रखा है और साथ ही क्वांटिटी बता दी है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इससे फीफो मेथड से बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी कि कैसे ऐसे सॉल्व किया गया है। वैसे इसकी एक अलग से भी वीडियो मैंने डाली हुई है, जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉल्व करते हुए आप लोगों को समझाया है कि कैसे इसको आपको निर्मित करना है, इशू करना है, बैलेंस कैसे निकल के आएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर मैंने इसे समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आइए यहाँ पर इसको समझते हैं कि किस तरह से इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डेट को कॉलम कर लीजिए, रिसिप्ट का हो जाएगा, इशू का और बैलेंस का। रिसिप्ट के कॉलम में आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ जाएगा, इशू के कॉलम में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि केजी में दे रखा था, यूनिट्स का जो आपका वो थे डिजिट वो केजी में थे तो केजी लिख लीजिएगा। फिर आ जाएगा बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें रिसिप्ट के कॉलम में एंट्री करनी है, क्योंकि जब रिसीव होगा तभी तो हम इशू करेंगे। तो रिसीव में क्या हो जाएगा कि डेट में आप लोग का दे रखा है 1 जैन को 300 केजी का यूनिट्स जो थी रिसीव हुई थी, किस रेट पर, 8.50 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी में 300 लिख लेंगे और रेट के कॉलम में आ जाएगा 8.50। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2550, 2550 वो आ जाएगा हमारे अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद क्या है, फर्स्ट के बाद जो रिसिप्ट है वो आपका 10 में दे रखा है, यानी कि 10 जनवरी को दे रखा है, तो हमें नहीं देखना। अब हम जाएंगे इशू वाले कॉलम में। इशू के कॉलम में देखेंगे हम तो क्या दे रखा है, 2 जनवरी को 100 यूनिट्स का क्या हुआ था, 100 केजी जो था वो इशू किया गया था। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इशू के कॉलम में 2 जैन को एंट्री करनी है 100 केजी की।
कितना रेट हो जाएगा, वही 8.50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 850 अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। अब हमारे कॉलम में 1 जनवरी को भी बैलेंस आप लोग को दिखाना है। 300 का जो पूरा का पूरा जो रिसीव हुआ था, पूरा वही बैलेंस आपका आ जाएगा 1 जनवरी को। और 2 जनवरी को कितना बैलेंस बचेगा, क्योंकि 300 थी और 300 में से आपने 100 यूनिट्स जो थी, 100 केजी जो था वो इशू कर दिया है। तो अब बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस बचेगा 200 केजी का। 200 केजी डाल दीजिए, 8.50 वही आपका रेट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1700 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सी दे रखी, 10 जनवरी को रिसीव हुआ है 400 केजी का। कितने रेट पर, 8 रुपये पर। अब हमें एंट्री करनी है रिसिप्ट के कॉलम में 10 जनवरी की, तो 400 आ जाएगा। क्वांटिटी में रेट आ जाएगा 8 रुपये। अमाउंट के कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3200 आ जाएगा। अब इशू नहीं हुआ था 10 तारीख को कुछ भी, तो डैश कर देंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। बैलेंस में आएंगे तो 200 यूनिट्स पहले के थे, 400 अब आ गए। टोटल कितना केजी हो जाएगा, 600 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस जो आपको रेट दिखाना होगा, तो 200 केजी आप दिखा दीजिए 8.5 पर, और 400 केजी कितना हो जाएगा, 8 पर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद अमाउंट के कॉलम में टोटल आ जाएगा 4900 का, 4900 का। उसके बाद क्या है, 11 तारीख को, 11 जनवरी को क्या किया गया है, 500 केजी जो था उसको इशू किया गया है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड चल रहा है। तो सबसे पहले जो 200 हमारी रिमेनिंग थी, बची हुई थी जो क्वांटिटी जो हमने 1 जनवरी को क्या किया था, रिसीव किया था, उसको हम पहले इशू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है 200 केजी वो दिखाना है, कितने पर, 8.50 पर। अमाउंट आ जाएगा आपका 1700। उसके बाद जो आपकी जो दोबारा आपने 10 जनवरी को 400 जो केजी की जो है रिसीव की थी, उसको आप दिखाएंगे। तो अब 400 कितने की आ जाएंगी, आपकी 8 रुपीज़ की होंगी, उसको हमें दिखाना है यहाँ पर आपको। लेकिन टोटल 500 केजी ही हमको इशू करनी है, 200 हम ऑलरेडी कर चुके जो 1 जनवरी वाली थी। तो अब कितनी और हमें करनी होगी, 300 केजी करनी होगी, तभी तो टोटल 500 होगा। वो 300 हम कितने पर करेंगे, 8 रुपये पर करेंगे, तो अमाउंट में आ जाएगा 2400। उसके बाद अब हम जो बैलेंस में दिखाएंगे, तो जो हमने 300 1 जनवरी को की थी वो तो ख़त्म हो चुकी, समाप्त हो गई। अब जो 400 हमने 10 जनवरी को करी हैं, उसमें की कितनी रिमेनिंग है, 300 अभी हमने करी इशू 11 जनवरी को। अब बची कितनी है हमारे पास, सिर्फ 100 केजी की ही बची। तो वही बैलेंस हमारा 100 का आ जाएगा। कितने प्राइस रेट पे आएगा, 8 रुपये पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट में आ जाएगा 800। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिसीविंग हमारी कब हुई है, रिसीव हुई है हमारी 500 की 15 जनवरी को। कितने अमाउंट पर, कितने रेट पे हुई है, 6 रुपये पर हुई है। अमाउंट में आ जाएगा 3000। उसके बाद 15 को कुछ भी इशू नहीं किया गया, तो डैश कर दीजिए। उसके बाद बैलेंस से जब आएंगे तो 100 ऑलरेडी पहले की थी हमारे पास, 500 हमने और रिसीव कर ली, अब हो जाएंगी हमारे पास 600। शॉर्ट में आप जो रेट के कॉलम में 100 यूनिट्स को 8 पर दिखा दीजिए, और 2500 और 500 यूनिट्स को कितने पर दिखा दीजिए, 6 पर दिखा दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3800 आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद क्या हुआ है, 18 जनवरी को इशू किया गया है, कितने का, 400 केजी का। तो 400 केजी का किया गया है, तो 100 केजी हमारे पास पहले की थी, रिमेनिंग जो बची हुई थी, तो उस 100 केजी को हम क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे। उसके बाद जो 300 केजी होंगी, तो जो हमने 15 जनवरी को रिसीव करी थी, उस में से हम 300 केजी को करेंगे। तो 8 रुपये हो जाएंगे 100 वो वाली, और जो 6 रुपये के हिसाब से जो बाकी के 300 होंगे वो हो जाएंगे 15 जनवरी के अमाउंट में। मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट जो होगा मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, 800 और 1800 का। अब हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, अब हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो हो जाएंगी सिर्फ 200 केजी की। हमारे पास जो 100 पहले की बची थी रिमेनिंग, जो 600 बैलेंस आपने इससे पहले लिखा, 600 में से 100 तो आपने जो है इशू कर दिया, बाकी का 300 और इशू कर दिया। अब जो कितना बचेगा, सिर्फ आपका पास बचेगा 200 केजी का। कितने उस पर, 6 रुपीज़ पर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या किया गया है, रिसीव किया गया 28 को, और इशू भी 28 को किया गया। तो पहले हम रिसीविंग दिखाएंगे, उसके बाद हम इशू दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना है आपको, रिसीविंग कितनी हुई थी, 400 केजी की हुई थी, रेट कितना था, 5.50 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करके अमाउंट डाल देंगे, 2200, 2200 रुपये का। बैलेंस के कॉलम में अमाउंट कितना आ जाएगा, 200 जो पहले के आपस रिमेनिंग थे उसको दिखा दीजिए, जो 400 अभी आपने इशू किए उसको दिखा दीजिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3400। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इशू कितने का करना है हमको, 300 केजी का करना है। तो पहले जो 200 आपके पास रिमेनिंग थे, पहले हम उसको इशू कर देंगे। उसके बाद जो अभी आपने 28 जनवरी को ही 400 केजी के और परचेस किए, रिसीव किए हैं, उसमें से हम जो 100 यूनिट्स बचे हमारे 300 में से 200 कर दिए हमने 6 रुपये पर। अब जो बचे हमारे 100, उसको हम इस 400 में से करेंगे, कितने पर, 5.5 रुपये पर, 5.50 पर। मल्टीप्लाई कर लिए, 550 आ गया। अब यहाँ पर कितना बैलेंस आपके पास बचा, जो लास्ट वाला आपका 28 जनवरी का था, इससे पहले का जितना भी हमारे पास आया था, रिसीव हुआ था, हमने सब कुछ इशू कर दिया। हमारे पास पहले का कुछ नहीं बचा है। तो बचा हमारे पास क्या है, जो अभी करंट के जो 400 हमारे पास थे, उसमें से 100 ही यूनिट हमने किए हैं 100 केजी
300 केजी हमारे पास रिमेनिंग है, तो वही हमारी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। तो वो हो जाएगा आपका अमाउंट, बैलेंस के कॉलम में जाएगा 300 केजी का कितने रेट पर, 5.50 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 1650, 1650 रुपये। तो यहाँ पर आंसर्स में देखिए क्या दे रखा है, आंसर में आपका यही दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई है, 300 आपके केजी के आएंगे, कितने वैल्यू पे आएंगे 1650 पे, यानी कि 1650 पर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको बनाया गया, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पहले आई है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप बैलेंस में सही से लिखेंगे उतना ही सही से आप आगे इशू कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे आपको करना है। अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने जो लिख के समझाया है उस वीडियो में समझाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं किस पर, जो हमारा नेक्स्ट मैथड था कौन सा हो जाएगा, लीफो मैथड, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इसमें आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग वो सॉल्व करिएगा कि इसी तरह से आप लोग जो है उसमें भी इशू और रिसिप्ट का कॉलम बना करके दिखाइएगा, वो भी आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट में आ जाएगा लास्ट एंड फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो मैथड। लीफो मैथड में क्या रहेगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाद में आना और पहले जाना। जो सामग्री, जो मटेरियल सबसे लास्ट में आता है उसको हम सबसे पहले ही इशू कर देते हैं, यही हो जाता है इस मैथड में। तो इसमें ये कब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है तब जबकि बाजार में सामग्री के मूल्य निरंतर बढ़ रहे होते हैं। जो हमने इससे पहले फीफो मेथड पढ़ा वो तब यूज़ किया जाता था जब सामग्री के मूल्य निरंतर घट रहे होते, तो इसको यूज़ कब करेंगे, जब सामग्री के मूल्य निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर इस पद्धति के अब लाभ कौन से होते हैं, सरल होती है, गणना में आसान होती है, क्रय मूल्य पर निर्गमन, यानी कि जो लास्ट में आती है उससे पहले आप जो है इशू कर रहे हैं, तो जितने की आपने परचेस की उतने पर ही आप इशू किए दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है निर्गमन मूल्य बाजार मूल्य के निकट होता है, क्योंकि करंट की ही परचेस की हुई है, तो जो भी प्राइस पे आप इशू करेंगे वही मार्केट का भी प्राइस चल रहा होगा। लाभ हानि का उचित ज्ञान, क्योंकि आप इसमें आसानी से ठीक स्थिति का पता लगा सकते हैं। मूल्य बढ़ने पर उपयोगी है, कि अगर जो है अचानक से मूल्य बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ये क्या होगी, हेल्पफुल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि इसकी क्या हानियाँ होती हैं, स्टॉक के मूल्यांकन में भिन्नता, क्योंकि जो शेष बची हुई सामग्री होती है वो अलग अलग दरों पर होती है, तो उसका कैलकुलेशन करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। मूल्य गिरने पर अनुपयुक्त हो जाती है, कि अचानक से अगर मूल्य गिरने लगेंगे तो इस पद्धति का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर हो जाता है गैर व्यवहारिक, जो सामग्री बाद में आई उसको पहले ही निर्मित कर दें। नॉर्मली हम लोग घर में भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, मार्केट से भी कोई सामान आता है तो जो पहले का रखा होता है पहले वो यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो अभी करंट का है उसको यूज़ करते हैं, तो व्यवहारिक नहीं है। फिर आ जाता है निर्गमन मूल्यों में भिन्नता, क्योंकि यहाँ पर इशू प्राइसेस में चेंजेस रहेंगे, क्योंकि करंट की जो होती है वो तो हमने निर्मित कर दी, तो पहले की जो हमारे पास बची हुई थी उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। भंडारण में समस्या, कि अलग अलग मूल्य की सामग्री को अलग अलग रखने में भी समस्या आती है, ये हो जाती है इसकी हानियाँ। तो अब आपने ये तो समझ लिया, बाकी इसमें जो स्टोर लेजर अकाउंट बनता है सेम वैसे ही बनता है जैसा आपने फीफो में बनाया था। तो आइए इसमें सीधे चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर और देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल इसका लगा करके इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। लिफो मेथड में जो पहला क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है निकालने के लिए, आपकी बुक में जो भी दे रखा हो, निम्नलिखित विवरण से बाद में आना पहले जाना पद्धति से सामग्री के निर्गमन मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द इशू प्राइस ऑफ द मटेरियल ऑन लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। डेट दे रखी है, रिसिप्ट दे रखी है, उस रिसिप्ट में क्वांटिटी और रेट होगा, और निर्गमन में भी डेट है, इशू का आपकी कितनी की गई क्वांटिटी ये दे रखी है। अब आपको साथ ही इसमें एक पॉइंट ये भी बताया है कि 1 फरवरी 2010 को जो भी डेट आपकी बुक में दे रखी होगी को आरंभिक स्टॉक 400 ग्राम 11 रुपए की दर से था। ऑन द फर्स्ट डेट 2010 द ओपनिंग स्टॉक वॉज 400 kg वैल्यूड एट ₹11 पर kg। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि किस तरह से इसको बनाते हैं और लास्ट में इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या होगी। उसको निकालने के लिए क्या करना है, सेम वैसे ही आपको जो स्टोर लेजर है अकाउंट वो तैयार कर लेना है। डेट का कॉलम, रिसिप्ट का, इशू का और बैलेंस का। रिसिप्ट में वही 3 कॉलम बन जाएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू में भी वही 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी केजी में दे रखी थी तो केजी लिख लीजिए, बाकी रुपीज़ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ऑलरेडी दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 1 फरवरी 2010 को, सबसे पहले हम वो उसकी एंट्री करेंगे रिसीप्ट के कॉलम में, उसको दिखाया जाएगा। डेट डाल लीजिए, उसके बाद जो है क्वांटिटी 400 थे, शॉर्ट में लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस। रेट आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4400, 4400 का। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट में क्या है, 3 तारीख को दे रखा है 3 फरवरी को 300 जो थी क्वांटिटी में केजी में इशू किया गया था, तो 300 को हम दिखाएंगे रेट, जो आपका इशू का कॉलम है वहाँ पर 300 को इशू कर दीजिए 11 के रेट पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट में आ जाएगा 3300 का। और बैलेंस में ऊपर भी बैलेंस दिखा दीजिएगा, मैं बताना भूल गई, ऊपर बैलेंस में भी आपका 400 का आ जाएगा। 1 फरवरी को जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको बैलेंस में भी दिखा दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वाले में आपका बैलेंस आएगा 3 फरवरी को 3 फरवरी को
कितना हो जाएगा, 400 थे आपके, 300 इशू कर दिए, बचे कितने, 100 kg। 100 kg दिखा दिए, रेट आपका 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट में आ जाएगा 1100, 1100 का। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपको रिसीव हुआ है 10 Feb को, यानी कि 10 फरवरी को कितना, 200 kg, कितने रेट पर, 12 रुपये पर एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिसीव के कॉलम में आ जाएगा 10 फरवरी को 200 क्वांटिटी में, रेट में आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट में आ जाएगा 2400, 2400। उसके बाद आएंगे बैलेंस के कॉलम में, बैलेंस के कॉलम में 100 आपका जो पहले से था, उसके बाद 11 यूनिट्स पर वो दिखा दीजिएगा। उसके बाद जो अब आपने 200 का और क्या किया है, रिसीव किया है, उसको दिखाएंगे कितने पर, 12 पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 1100 और 2400 का दोनों का आ जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा जब आपका इशू पर आएंगे, तो 12 फरवरी पर हमने इशू किया है कितना, 100 क्वांटिटी में। तो अब यहाँ पर जो हम 100 क्वांटिटी को इशू कर रहे हैं तो हम कौन सी करेंगे, तो हम वो करेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट एंड फर्स्ट आउट है, तो जो आपकी 10 फरवरी को आई थी, हम उसमें से 100 यूनिट्स को, 100 kg को क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो यहाँ पर 100 kg जो इशू होगी वो किस रेट पर होगी, वो 12 रुपये पर होगी, ना कि 11 रुपये पर। इसमें आपके आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है इतना। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने जो रेट लिखे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं कि किस रेट पर आपने इशू किया है। तो कौन वाला रेट रहेगा, जो 10 फरवरी वाला रेट था 12 रुपये का। 1200 अमाउंट के कॉलम में बैलेंस में कितने वाली सामग्री बचेगी, 100 सामग्री बचेगी, 100 kg बचेगी 11 रुपये वाली, और 100 kg बचेगी 12 रुपये वाली। अमाउंट के कॉलम में मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। उसके बाद 14 तारीख को क्या किया है इन्होंने, 14 को फिर से इशू किया है। कितने यूनिट्स का इशू किया है, 14 को इन्होंने 200 यूनिट्स का इशू किया है। तो 200 यूनिट्स का इशू करने 200 बचे थे आपके पास, 100 11 रुपये वाले और 100 12 रुपये वाले। तो इसी को ही आपको सीधा सीधा क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंट्री करते टाइम पहले 12 रुपये वाले लिखिएगा, उसके बाद 11 रुपये वाला। तो अब यहाँ पर आपका बैलेंस में कुछ भी नहीं बचेगा, आपको नील कर देना है। अब नेक्स्ट क्या है, 15 तारीख को रिसीव हुआ है कितना, 300 kg का, कितने रुपीज़ पर, 14 पर kg पर। तो अब यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी है, 300 आ जाएगा क्वांटिटी कॉलम में, रेट के कॉलम में 14 रुपये आएंगे, और अमाउंट के कॉलम में क्या हो जाएगा, 4200 का। यहाँ पे इशू कुछ भी नहीं है तो नील कर दीजिए। और उसके बाद बैलेंस के कॉलम में पहले का बैलेंस कुछ था नहीं, तो 300 यही बैलेंस हम दिखा देंगे, 14 रुपये रेट में आ जाएंगे, अमाउंट में 4200 आ जाएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर ही, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हुए समझना चाह रहे हैं तो वहाँ पर मैंने उसे समझाया हुआ है डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 18 तारीख को उसने इशू किया है, कितने यूनिट्स का किया है, कितने केजी का, 200 kg का इशू किया है। तो यहाँ पे इशू करते टाइम क्योंकि आपके पास पहले का बैलेंस कोई था ही नहीं, तो जो 300 kg आपके पास था बैलेंस में, उसी को ही आपको सीधा सीधा 14 पर kg पर इशू कर देना है। 2800 का अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस में बचेगा आपके पास 100 का, 100 kg 14 पर यूनिट पर, आप 14 पर kg पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1400 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है कितना, 400 kg का एट ₹15 पर kg। दिखा दीजिए यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम में 400, फिर आ जाएगा रेट में 15, उसके बाद अमाउंट आ जाएगा 6000 का। इशू कुछ नहीं है, डैश कर दीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम बैलेंस में। बैलेंस में दिखाने के लिए जो 100 आपके पास पहले के थे उसको दिखाइए, साथ में जो अभी आए हैं उसको दिखाएंगे, दोनों को दिखाएंगे, दोनों का अमाउंट अलग अलग डाल दिया जाएगा, 1400 और 6000 का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या हुआ है, 26 को इशू किया गया है कितना, 400 kg का। अब यहाँ पर देखने के लिए क्या करना है कि कैसे इसे इशू करेंगे। तो आपके पास रिसीविंग कितने की थी, 25 फरवरी को 400 kg की पूरी रिसीविंग थी, उस पूरे रिसीविंग को आपको इशू भी कर देना है। इसमें आपका जो 100 का जो पहले का रिमेन था उसको हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इशू करेंगे जो आपका लास्ट में आया है उसको। जो 400 आपकी kg आई थी 15 रुपये पर, हमने उसको पूरा इशू कर दिया। अब बैलेंस में कौन सा बचेगा, जो पुराना वाला 100 kg था वो बचेगा 14 रुपये पर, तो अमाउंट में आ जाएगा 1400। अब उसके बाद 28 फेब को क्या हुआ है, वापस से उसको रिसीव हुआ है कितना, 100 kg, कितने पर, एट ₹16 पर kg। दिखा दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, अमाउंट आ जाएगा 1600 का। अब इशू कुछ नहीं हुआ है, डैश कर दीजिए, बैलेंस के कॉलम में आ जाएंगे। बैलेंस के कॉलम में जब हम आएंगे तो वहाँ पर क्या कैसे दिखाएंगे, जो 100 आपकी kg पहले की रिमेनिंग थी एट ₹14 पर kg, उसके बाद जो अभी आपकी आई है 28 फेब को उसको दिखा दीजिए एट ₹16 पर kg, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा 1400 और 1600 का, जो कि आप आंसर में भी देख रहे होंगे अपने के साथ में दे रखा है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है और किस तरह से इशू करना है लास्ट में फर्स्ट आउट मेथड से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में भी आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हीफो मेथड पर, हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट।
नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट, तो जैसे नाम से क्लियर था, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट में जो पहले आती है वो जाएगी, लास्ट एंड फर्स्ट आउट में जो लास्ट में आती है वो जाएगी, हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट में जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले आपको इशू करना होगा इस पद्धति में। तो इसमें क्या चीज़ मेन रहेगी कि जो सामग्री जो मटेरियल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पर आता है उसको सबसे पहले इशू कर दिया जाता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास रह जाएगी वो सबसे कम वैल्यू की, सबसे कम मूल्य की जो होती है वो सबसे कम रेट की सामग्री मटेरियल रह जाता है। इस मेथड का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है जो लागत धन ठेका होता है, यानी कि कॉस्ट प्लस बाय। आप पढ़ेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो आगे जब मैं उसको पढ़ाऊंगी आप लोग को तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो इसका यूज़ यहीं पर किया जाता है। बाकी सेम वैसे ही आपका बनेगा जैसे आपने अभी लिफो और फीफो मेथड में देखा, ऐसे इसमें बनेगा। जिसमें हाईएस्ट वाली होगी उसे इशू कर दीजिएगा और बैलेंस में उसके लास्ट वाली जो पहले की होगी वो रिमेन रह जाएगी। तो अगर इसके न्यूमेरिकल भी आपको समझना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आगे इसके भी न्यूमेरिकल जो हिफो मेथड होता है उसके भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। इसमें जो मेन तीन थी यही मेथड थे, ये इनको अच्छे से समझ लीजिए और इसके न्यूमेरिकल को जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में अक्सर आपकी पूछा तो थ्योरी में पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल में ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लिफो फीफो और हिफो। या आगे भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो देते हैं जो कॉमर्स रिलेटेड होंगे वहाँ पर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे इसमें जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि श्रम लागत लेखांकन क्या होता है, लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर क्या करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।